बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर की मुलाकात। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। दोनों लीडर्स के दरमियान CPEC समेत इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर भी तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को भी पाक चीन मज़बूत इक़्तिसादी शराकत दारी को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राहों पर गामज़न। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत पर चीनी कंपनियों ने कबूल कर ली। चीनी कंपनियों का पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। गवादर हवाई अड्डे की तामीर, शमसी तवानाई के मंसूबों पर काम होगा। तेल व गैस पर भारी गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत करके ईंधन का मसला भी हल किया जाएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि नए शेड्यूल के मुताबिक इमरान खान 10 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे और 11 नवंबर को काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। आला तरीन तकर्रियाँ अपने वक्त पर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ताहाल आला तरीन तकर्रियों के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। आला तरीन तैनातियों का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेकाक है। उधर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से आला तरीन तैनातियों को आइंदा आम इंतखाबात तक मुअख्खर करने का मुतालबा किया गया। पीटीआई लॉन्ग मार्च ने एक और जान ले ली। ट्रक से गिरकर जख्मी होने वाला कारकुन अस्पताल में दम तोड़ गया। 49 साला हसन बलोच सोतर मंडी अंदरून लोहारी गेट का रिहायशी था। इससे कबल खातून रिपोर्टर सदफ नईम भी इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर जाँ बहक हुई थी। इमरान खान को रश में फंसाकर बड़ा मजमा दिखाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आमिर कयानी की वीडियो लीक हो गई। इजलास में पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं की शिरकत। आमिर कयानी ने कहा कि आपने इमरान खान के काफिले को रश में पहुंचाना है और हमें वहां 2 घंटे लगेंगे। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी पर मरियम नवाज मुस्करा उठीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आमिर कयानी के इमरान खान को रश में फंसाकर बड़ा मजमा दिखाने से मुतालिक मंसूबा बेनकाब होने पर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। इजलास की वायरल वीडियो को रीट्वीट करते हुए मरियम नवाज शरीफ ने हंसने की इमोजी बनाया। बिल्ली थैले से इमरान खान की शक्ल में बाहर आ रही है। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ बरस पड़े। कहा कि यह रियासत से खेल खेल रहा है और इदारों के खिलाफ जहर घोल रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा फसादी खड़ा हो गया जिसने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया और मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। बच्चे बच्चियों को खूनी मार्च में लाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश की। कहता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इमरान खान एक फितना है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी कहती हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। इमरान खान ने देखा ही नहीं कि मार्शल लॉ होता क्या है। अगर आज मार्शल लॉ होता तो इमरान खान सड़कों पर ना आ सकते। नौजवानों को घर बसाने की ख्वाहिश थी। नौजवान को घर बसाने की ख्वाहिश थी, लेकिन जो घर में था वो भी लुट गया। कराची में शादी के 4 माह बाद नौजवान को बीवी लूट कर फरार। मुलजिमा घर से 18 तोले सोना और 21 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। दीगर शादियों का भी इंकशाफ। मुलजिमा के खिलाफ थाना फिरोजवाला में मुकदमा दर्ज। मुलजिमा फातिमा ने मुदई काजिम के साथ निकाह पर निकाह किया था। और यूनान के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। दर्जनों अफराद लापता हो गए। यूनान कोस्ट गार्ड्स की जानिब से डूबने वाले अफराद की तलाश जारी है। यूनानी हुकाम के मुताबिक 10 मुसाफिरों को निकाल लिया गया।
बचने वाले मुसाफिर के मुताबिक तुर्की से आने वाली कश्ती में 68 तारकीन वतन सवार थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत करने और इक़्तिसादी तावन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों लीडर्स के दरमियान सी पैक समेत इक़्तिसादी तावन और पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि किसी को भी पाक चीन मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। चीन के साथ तजारती और सरमायाकाराना ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। उनका कहना है कि चीनी कंपनियों को सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और उनके मनसूबों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती ने अंदरूनी और बैरूनी तब्दीलियों को बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान के लिए चीन के साथ ताल्लुकात हमारी खारजा पॉलिसी की बुनियाद हैं। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी का शराकतदार है। शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद चीन का ये पहला दौरा है। वफाकी वज़रा, मावनीन ख़ुसूसी और आला सरकारी अफसरान का वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पर हैं, जहाँ मुख्तलिफ तरक्याती माहिदों पर बातचीत की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की राह पर गामज़न होता हुआ दिखाई देने लगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनियों को दौरे पाकिस्तान की दावत देते हुए 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मंसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश कर दी, जिस पर चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को एक चीनी कंपनी ने गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी भी कराई। शहबाज शरीफ ने गवादर हवाई अड्डे पर काम की रफ्तार तेज़ करने और रवां साल मुकम्मल करने पर इसरार किया। चीनी कंपनी ने अगले साल के इब्तिदा में गवादर हवाई अड्डे की तामीर की तकमील की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आगाह हूँ कि माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर माजरत खां हैं। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनियों को दरपेश मसाइल हल किए। चीनी कंपनियों को वाजिबुल अदा 160 अरब रुपए की अदायगी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए गुज़श्ता रोज़ भी अदा कर दिए हैं। 50 अरब रुपए रिवॉल्विंग फ़ंड बनाकर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की हिदायत पर स्टेट बैंक ने रिवॉल्विंग अकाउंट बना दिया। अदायगियों के साथ ही मज़ीद 50 अरब शामिल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी दरामदी कोयला कंपनियों में माजी में मसाइल है, जिस पर अफसोस है। जब से इमरान खान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, रावलपिंडी में कारोबार की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से दुकानदारों का क्या कहना है, इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी अली। जी, इस वक्त हम रावलपिंडी में मौजूद हैं। जब से इमरान खान ने रैली का लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, रावलपिंडी में कारोबार है वो बहुत मुतासर हो चुका है, क्योंकि कारोबार में तबका तो पहले ही मुतासर हुआ था, लेकिन जब से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया उसके असरात जो है रावलपिंडी के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। आज छठा दिन है, दुकानदार कहते हैं कि हम बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। जब से इमरान खान साहब ने धरने का ऐलान किया हुआ था, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं। जी, मासा जो से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ उस वक्त से कारोबार में को खराब तबाह हुए हैं। इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि धरना ख़त्म, लॉन्ग मार्च ख़त्म करके गरीबों का कोई कारोबार बहाल हो सके। तो जैसे कि हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद था, दुकानदार का ये कहना था कि एक तरफ से खान साहब कहते हैं कि मुल्क दफालिया की तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ ये है कि लॉन्ग मार्च की तरफ जो मैशत का जो पहिया थोड़ा बहुत चल रहा था उसको भी डुबोने की नैया कोशिश पूरी कर रहे हैं। दुकानदारों का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात करने हैं वो टेबल टॉप पे किया जाएं, जो रोड्स पे आके मुज़ाकरात कर रही हैं, लोगों को तकलीफें दी जा रही हैं, इसके लिए उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ये पावर के लिए सब कुछ लगे हुए हैं। और ये गरीब आवाम का क्या कसूर है जिनके लिए रोजगार अभी तक जो रावलपिंडी के असरात आना शुरू हो चुके हैं। आला तरीन तैनातियाँ अपने वक्त पर होंगी
اور اس حوالے سے فیصلے بھی مناسب وقت پر کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاحال اعلیٰ ترین تعیناتوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اعلیٰ ترین تعیناتیوں کا اختیار وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادی جماعتوں میں غیر رسمی بات چیت ہوئی ہے۔ ادھر سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اعلیٰ ترین تقرریوں کو آئندہ عام انتخابات تک مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ لاہور حالی روڈ پر گزشتہ جمعہ کو ٹرک سے گر کر زخمی ہونے والا پی ٹی آئی کا کارکن اسپتال میں دم توڑ گیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے بینرز لگے ٹرک پر سوار حسن بلوچ نامی کارکن لانگ مارچ میں شرکت کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک درخت کی شاخوں سے ٹکرانے سے نیچے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ حسن بلوچ کو فوری طور پر سروسز اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گزشتہ روز جاں بحق ہو گیا۔ 49 سالہ حسن بلوچ سوتر منڈی اندرون لوہاری گیٹ کا رہائشی تھا، جس کی تدفین کر دی گئی۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ میں نجی ٹی وی چینل کی خاتون رپورٹر بھی فرائض کی انجام دہی کے دوران عمران خان کے کنٹینر کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گئی تھی۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عامر قیانی کی ویڈیو لیک ہو گئی، جس میں وہ عمران خان کو رش میں پھنسا کر مجمع بڑا دکھانے کا کہہ رہے ہیں۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے کئی رہنما بھی شریک ہیں۔ عامر قیانی نے کہا کہ عمران خان کا قافلہ جب گوجر خان پہنچے گا تو اسے رش میں پھنسا کر رکھیں گے تاکہ تحریک انصاف کا مجمع بڑا نظر آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو رش میں پھنسا کر خطاب کرائیں گے۔ ایک اور رہنما نے کہا کہ ہمارے تمام اراکین قومی اسمبلی اور کارکنان کی خواہش ہے کہ عمران خان جب گوجر خان پہنچیں تو وہ یہاں سے 5 سے 10 منٹ کا لازمی خطاب کریں، جس پر عامر قیانی نے کہا کہ ہاں وہ کریں گے، رکیں گے اور خطاب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بس عمران خان کے قافلے کو رش میں پھنسانا ہے اور ہمیں وہاں 2 گھنٹے لگوانے ہیں۔ تحریک انصاف کی پالیسی پر مریم نواز مسکرا اٹھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عامر قیانی کی جانب سے لانگ مارچ کے دوران رش زیادہ دکھانے سے متعلق منصوبہ بے نقاب ہونے پر مریم نواز کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اجلاس کی وائرل ویڈیو کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے مریم نواز نے ہنسنے کا ایموجی بنایا۔ اجلاس کے دوران مرکزی رہنما پی ٹی آئی عامر قیانی کارکنان کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان جب گوجر خان پہنچیں گے تو قافلے کو رش میں پھنسا کر یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ لاہور میں جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایک ایسا فسادی کھڑا ہو گیا جس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ جاوید لطیف نے کہا کہ کیا عمران نیازی کو کھلا کھیل کھیلنے کی اجازت دی جاتی رہے گی؟ بچوں اور بچیوں کو خونی مارچ میں لایا جا رہا ہے۔ نظام کے لیے کوششیں کی، اس شخص نے حکومت میں ہوتے ہوئے امریکہ میں بیٹھ کر یہ بات کی کہ ہم نے القاعدہ کو ٹریننگ دی، اس نے ایران میں بیٹھ کر پاک سرزمین کو ان کے خلاف استعمال ہونے کا اعتراف کیا۔ اس شخص نے پاکستان کے اندر بیٹھ کے چیف ایگزیکٹو ہوتے ہوئے اسمبلی میں کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ سمیت سینکڑوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو ہمارے ادارے نے بھاری قیمت پر بیچا۔ اگر اس وقت لگام دے دی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ حکومت سے ہٹا تو اس نے کہا کہ پاکستان پر بم گر جائے، پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، پاکستان کا نیوکلیئر محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ باتیں کون کرتا ہے؟ کبھی کوئی محب وطن سیاسی لیڈر، قومی رہنما اس طرح کی گفتگو کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہم نے باتیں کی ہیں،
हमने तनकीद की है इस्लाह के लिए, हमने अदारों में बैठे लोगों की पॉलिसियों पर तनकीद की है इस्लाह के लिए। हमने कोई मुसल्ला जद्दोजहद नहीं की। हमने पहाड़ों पर चढ़े लोगों को, हमने दीगर मुसल्ला ग्रोहों को पाकिस्तान के अंदर गैर मुसल्ला आईनी जद्दोजहद के लिए एक कौमी धारे में शामिल होने के लिए हमने जरूर उनको राग़िब किया। मगर आज जो शख्स पहाड़ों पर चढ़े लोगों को उकसा रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक मुसल्लह लोगों को मुनज़्ज़म करने के लिए जो कोशिशें कर रहा है, ये मुहिब्बे वतन लोगों का काम नहीं है। बुखारी ने कहा कि अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान एक फितना है। चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून असमा बुखारी का मजीद कहना था कि इमरान खान ने देखा ही नहीं कि मार्शल लॉ होता क्या है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके ऊपर मैं नहीं समझती कि कोई भी पाकिस्तानी जो जमहूरी जहन रखता है वो इस बात को हजम कर सकता है कि एक साबिक वजीर आजम जिसको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी कि उसको अपने ऊपर हुक्मरानी का गो चोरी से ही सही उसको हक दिया, उसको इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का, इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक होने का और इस मुल्क की खातिर इज्जत हासिल करने का मौका मिला। और उसने वो क्या कह रहा है, और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि इमरान का एक ही मोटो है, वो ये है कि या मैं या क़यामत। अगर उसको वजीर आजम जो है वो दोबारा आरटीएस बिठा के जो है वो बना दिया जाए, सब ठीक होगा, सब ठीक है। लेकिन अगर इमरान वजीर आजम नहीं बनता या कोई और इस मुल्क में वजीर आजम है तो फिर उसके ख्याल में मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। इमरान खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए ये शट अप कॉल है तमाम सियासी जमातों की तरफ से भी और खास तौर पर मुझ जैसे सियासी वकीलों की तरफ से भी। आपका तो लगा कुछ नहीं ना जमहूरियत पे, आपने तो देखा ही नहीं मार्शल लॉ होता क्या है। कह रहा है कि ये दौर जो है ये मार्शल लॉ से ज्यादा बुरा है। आपको क्या पता मार्शल लॉ क्या होता है। जब ज़िया-उल हक का मार्शल लॉ था, आप नाइट क्लबों में जो है वो आप याशियां कर रहे थे। आप उस वक्त जो है वो जो कुछ कर रहे थे वो पाकिस्तान की तारीख में सबको पता है। जब ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के अंदर सियासी वर्कर जो है वो उनको कोड़े लग रहे थे, जब जो है वो सियासी वर्कर जो है उनको मारे पड़े थी, उनको किले भुगतने पड़े थे, आप नाइट क्लबों में याशी कर रहे थे। जब मुशर्रफ के दौर में जो है वो मीडिया हाउसेस पर पाबंदी लगी, सियासी वर्कर्स जो है वो जेलों में गए, जब एक पूरा मार्शल लॉ का माहौल इस मुल्क के अंदर था, इमरजेंसी लगाई गई, आप उस वक्त जो है वो मुशर्रफ के पोलिंग एजेंट थे, आप उसके रेफरेंडम की कैंपेन कर रहे थे। आप इस मुल्क के अंदर जो है मुशर्रफ के जो मार्शल लॉ है उसको पैर जमान साहब तो आप दंदनाते ना फिर रहे होते, आप किसी काल कोठरी में फेंक दिए गए होते। आपके जो इर्द गिर्द सारे खड़े हैं ना, उनमें से कोई एक बता दे जिसने कभी जमहूरियत के लिए एक डंडा भी खाया हो, जिनकी जमहूरियत के लिए एक लहजे की भी कोई कंट्रीब्यूशन हो। जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं सारे, ये सारे जो है ना ये मारे खा रहे होते, इनके सर फटे होते, इनको जो है वो घसीटा जा रहा होता सड़कों के ऊपर अगर मार्शल लॉ होता। आज आपको बड़ा शौक है मार्शल लॉ लगवाने का, आपका ये शौक पूरा नहीं होगा, आपको कोई गलत फहमी है। ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ में और मार्शल लॉ के अंदर होता है ये है, और इस मुल्क की तारीख ये है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इस मुल्क की तारीख ये है कि जब मार्शल लॉ हुकूमत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्टें करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। वफाकी हुकूमत ने FIA एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी, जिसके तहत इसे पाकिस्तान पैनल कोड के एक दफ़ा के साथ ये इख्तियार किया गया कि वो भी ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं जो सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ अफवाहें और गलत मालूमात फैलाने का मुर्तकिब हो। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की जानिब से FIA एक्ट 1974 के शेड्यूल में तरमीम से मुतल्लका असम्बली की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक FIA का मौक़िफ़ है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और तंजीमों के खिलाफ गलत मालूमात और अफवाहों से भरा हुआ है। इसमें मज़ीद कहा गया कि ये अफवाहें और गलत मालूमात इस मकसद के लिए फैलाई जा रही थीं कि आवाम में किसी भी तबके में खौफ फैलाकर किसी भी शख्स के खिलाफ जुर्म करने पर उकसाया जा सके। FIA ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस इक़दाम को PPC सेक्शन 505 के तहत
اپنے شیڈول جرائم میں شامل کرنے کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 505 کی ذیلی شق 1 میں بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص اس سے متعلقہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو جرمانے کے ساتھ اس کو 7 سال قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کو جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد انتظامیہ سے جواب طلب۔ اسلام آباد میں جلسے اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ اسلام آباد میں جلسہ اور دھرنے کی اجازت نہ ملنے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پی ٹی آئی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو کل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے حکم دیا کہ مجاز آفیسر کل عدالت کے سامنے پیش ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے درخواست میں موقف پیش کیا کہ تحریک انصاف نے ضلع انتظامیہ کو لانگ مارچ کے لیے این او سی کی درخواست کر دی ہے، جبکہ 6 اور 7 نومبر کو جلسہ کرنے کے لیے بھی درخواست دی گئی تھی۔ حکومت سندھ نے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے الیکشن کی تیاری سے معذرت کر لی۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ کم از کم 3 ماہ تک اس بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے۔ صوبائی حکومت نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے جوابی خط میں کہا کہ سندھ میں پولیس فورس موجود نہیں، بلدیاتی الیکشن کے لیے 37,000 پولیس اہلکار درکار ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ سیلاب کے باعث 17,000 پولیس اہلکار دیگر اضلاع سے نہیں آ سکتے۔ لانگ مارچ کے باعث 5,000 پولیس اہلکار اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔ اس سے قبل سندھ حکومت کی درخواست پر سیلاب اور دیگر وجوہات کی بنا پر 3 مرتبہ کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کیے جا چکے ہیں۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کرانے سے متعلق سندھ حکومت سے 1 نومبر تک جواب طلب کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ حکومت میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے سندھ حکومت کو خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے آئینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کراچی ڈویژن میں جلد از جلد انتخابات کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ راولپنڈی کے پٹوار خانوں میں منشی مافیا نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 1500 سے لے کر 10,000 تک رشوت لے کر فرد جاری کی جا رہی ہے، جبکہ اصل پٹواری کبھی کبھار اپنے دفاتر میں آتے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کاف لیگ سمیت پی ٹی آئی نے بھی پٹوار کلچر کے خاتمے کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، مگر پٹوار مافیا مضبوط نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی کے پٹوار خانوں میں منشی مافیا نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ 1500 سے لے کر 10,000 تک رشوت لے کر فرد جاری کی جا رہی ہے، جبکہ اصل پٹواری کبھی کبھار اپنے دفاتر میں آتے ہیں۔ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے پٹوار کلچر کے خاتمے کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، مگر پٹوار مافیا مضبوط نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ راولپنڈی کے پٹوار خانوں میں منشی مافیا نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ 1500 سے لے کر 10,000 تک رشوت لے کر لوگوں کو فرد جاری کی جا رہی ہے، جبکہ اصل پٹواری کبھی کبھار اپنے دفاتر میں آتے ہیں۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کاف لیگ سمیت پی ٹی آئی نے پٹوار کلچر کے خاتمے کے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، مگر مافیا مضبوط نظر آ رہا ہے۔ لاڑکانہ میں رزق الاؤنس سمیت دیگر مطالبات کے حق میں او پی ڈی کا بائیکاٹ کر کے ڈاکٹرز نے سول اسپتال کے گیٹ پر احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں پر شاہی خان جاگیرانی، ذوالفقار ستھو اور دیگر نے کہا کہ جب تک رزق الاؤنس سمیت دیگر مسائل حل نہیں کیے جائیں گے تب تک او پی ڈی بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب چاروں او پی ڈیز بند ہونے پر دور دور سے آئے بے مریض رل گئے ہیں۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ بھاری کرائے بھر کر مشکل سے یہاں آتے ہیں، ہم غریبوں کا کیا قصور ہے جو او پی ڈی بند کر کے ہمیں اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ شور کوٹ کا جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات اور ڈی سی جھنگ کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر شور کوٹ غلام سرور کی سربراہی میں لینڈ ریکارڈ آفس میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ لوگوں کے مسائل سنا گیا اور ان کے احکامات کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے۔ وہاں پر اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر طاہر۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی غلام شبیر، کیا تفصیلات ہیں؟
जी बिल्कुल मौजूद हूँ महकमा लैंड रिकॉर्ड शोरकोट में। लाजिम बताता चलूँ कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी सर्विसेज खिदमत के तहत जो खुली कचहरियों का सिलसिला वो जारी है। आज इसका दूसरा रोज़ा और यहाँ पर जितने साइलिन आते हैं उनकी दरखास्तों पर मुकम्मल फ़ौरन समाअत भी की जाती है और अहकामात भी जारी किए जाते हैं। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं, गुलाम सरवर साहब, और उनके साथ पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे कि इन कचहरियों को कुछ अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है और कितने मसाइल इनके पास आते हैं जिनको आप हल करते हैं। सर क्या बताएंगे आप इसको? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे आपने बताया कि ये जो रेवेन्यू अवामी सर्विसेज हैं ये महीने में 2 मरतबा होती हैं, यकम और 2 को। इसमें जितना हमारा रेवेन्यू स्टाफ है, ADLR का स्टाफ है ऑफिस का, वो सारा हाज़िर होता है। यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और इसमें सिर्फ वही काम हो सकते हैं ऑन द स्पॉट जो टाइम लिमिटेड होते हैं। लाइक डोमिसाइल का जरा होता है, जैसे कल हम लोगों ने 22 डोमिसाइल जारी किए हैं। ऐसे फ़र्द का जरा होता है, इंतकालात हो जाते हैं, रजिस्ट्री का दर्ज होना होता है। ये वो काम है जो ऑन द स्पॉट 1 विंडो ऑपरेशन के तहत हम कर सकते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम रिलीफ लोगों को दे रहे होते हैं और लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पे विज़िट करते हैं। सर कह ली आपके जो रेवेन्यू के जो पटवारी हैं वो मैक्सिमम अभी एक मुंशी है उनका बैठा होता है और वो भी काम नहीं करता। अक्सर हमारे पास प्रेस क्लब में लोग शिकायत लेके आते हैं। अगर एक प्राइवेट मुंशी भी हैं और पटवारी भी मौजूद है लेकिन आवाम के काम फिर भी नहीं, फ़र्द मलकियत भी जारी होने के लिए 3-3 दिन लग जाते हैं। आज तो मिल जाएगी, बाकी 28 दिन क्या मसला होता है? एक्चुअली थोड़ा सा परसेप्शन ठीक नहीं है। आई नो के इश्यूज़ हैं कुछ फील्ड के अंदर। इसी इश्यूज़ को हल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नए पटवारी रिक्रूट किए थे। अभी जो कि अंडर ट्रेनिंग है, इस वजह से कुछ अमले की शॉर्टेज है और हम लोगों ने डबल 3-3, 4-4 सर्कल्स एक पटवारी को दिए हुए हैं। उससे कुछ इश्यूज़ हैं लेकिन दिसंबर के एंड पे ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद हम उनको फुल सर्कल दे देंगे और इंशाल्लाह ये जो इशू आप बता रहे हैं ये नहीं होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यही कहना है कि यहाँ पर जो मसाइल हैं उनको फिल फॉर हल किया जाता है। वो मसाइल जो शॉर्ट नोटिस पे हल किए जा सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनकी फाइल आगे भेजी जाती है और नेक्स्ट उसके जो खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वो भी की जाती है। और यहाँ पर आवाम को सहूलियात देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसी सिलसिले में यहाँ पर सर्विसेज खिदमत काउंटर भी कायम किए गए हैं ताकि आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम। रहीम यार खान में महकमा रेवेन्यू अफसरान ने 62 अफराद से मिली भगत करके गरीब किसानों को ज़रई अराज़ी से महरूम कर दिया। मुतासिरीन का महकमा रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ अनोखा एहतजाज, भैंस के आगे बीन बचाई। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं रहीम यार खान से हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी जो कि इस वक्त मुतासिरीन के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताएगा कि मुतासिरीन का क्या कहना है? मौजूद हैं मौजा फतेहपुर टवाना की बस्ती लश्कर खान कुराई में, जहाँ पर ये लोग जो हैं सरापा एहतजाज हैं और ज़िली इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ और महकमा रेवेन्यू के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। इनको जो है 10 एकड़ ज़रई अराज़ी से महरूम कर दिया है महकमा रेवेन्यू की तरफ से। जी बताइएगा कि क्या मसला हुआ है आपके साथ? तो मसला ये थे जो बेसाकले जरा ना 41 एकड़ ज़मीन है, साकू 51 एकड़ का हिसाब काट के देने, बल्कि 10 एकड़ जरे सारे गुम थी पे वही खत्म 10 वाला ब्याह हिसाब काटते बेकुड़ी मुखालिफ कुड़ी असाकू अपना हक नहीं मिलता। दूजा एक अपील हुए सटे खारिज करते हैं, एक झेड़ा पवावन वास्ते। एक कौन की थे? ये ADC साहब और ये सारे महकमे अपना तहसीलदार थी गया, गिरदावर पटवारी सारे डल जाए। जी तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी और DC साहब के खिलाफ, DC के खिलाफ ये एहतजाज है। और कबीरवाला में गंदम की ज़्यादा और बेहतर पैदावार के हसूल के लिए महकमा ज़राअत और एग्रो के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत हुसैन जहानिया गर्देसी, सेक्रेटरी ज़राअत, डायरेक्टर ज़राअत समेत अफसरान और तहसील भर के किसानों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद शफकत थे जो कि इस वक्त सूबाई वज़ीर ज़राअत मियाँ हुसैन जहानिया गर्देसी के साथ मौजूद हैं। जी शफकत। या बिल्कुल, आज हुकूमत पंजाब के ज़ेर तमाम एंगरों के तावन से जो है कबीरवाला में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें डॉक्टर हजरात ने जो है इस पर रोशनी डाली है। मज़ीद हमारे साथ सूबाई वज़ीर ज़राअत मियाँ हुसैन जहानिया गर्देसी साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसे देखा है कि आज ये सेमिनार मुनक्किद हुआ है और इसका मकसद है कि गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए और गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए ताकि मुल्क को गंदम के मामले में खुद कफील किया जा सके। हमने आज ये सेमिनार इसलिए मुनक्किद किया है कि काश्तकारों की रहनुमाई भी हो सके, काश्तकारों को बताया जा सके कि उन्होंने कौन सी खाद किस वक्त डालनी है और गंदम की बिजाई की कौन कौन सी फसल वैराइटीज़ की करनी है और कैसे कैसे करनी है,
तो इसके लिए हमने आज ये एहतमाम किया है और इससे उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। जी, जैसा कि आपने मियां हुसैन जानी साहब का कहना सुना है कि उनके किसानों से ये अपील है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएं। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नारंग मंडी में सालाना ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस खुरम गुलफाम पार्क में मुनक़िद हुई, जिसमें हज़ारों आशिक़ान रसूल ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी के खुरम पार्क में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत कारी मोहम्मद इस्माइल, जबकि सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद सिद्दीक हमदोनाथ, मौलाना फ़रूक मुआविया, तलावतकारी रज़बान कारी मोहम्मद आसफ, जबकि अंजुमन शहरियाँ के सीनियर रहनमा राना उमर बारी, जमात इस्लामी के सूबाई रहनमा चौधरी ज़ाहिद इमरान कोरटाना समेत मज़दून इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रात गया तक जारी रही। मुकर्रिरीन ने कहा कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हर कलमा को मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ जुज़्व ईमान ही नहीं बल्कि ऐन ईमान है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ गोया हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात अक़दस का तहफ़्फ़ुज़ है। उम्मत मुसलमान को चाहिए कि मसल की तस्बात से बालातर होकर अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखे। मज़ीद उलमा इकराम फरमाते हैं, हर बंदा अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का सिपाही बन के बैठे, हर बंदा मुजाहिद ख़त्म नबूवत नजर आना चाहिए। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर पंजाब भर की तरह तहसील चोनिया में भी आज दूसरे रोज़ खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ मोहल ने सरबराही की। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने ज़िलाई व तहसील इंतज़ामिया के तमाम अफसरान के हमरा साइलिन के मसाइल सुने और मौका पर हल के अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया ऑफिस के बाहर, जहाँ आज दूसरा रोज़ है खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया है। आज यहाँ डिप्टी कमिश्नर कसूर जो है उन्होंने ख़ुद इसकी सरबराही की है और ज़िली इंतज़ामिया और तहसील इंतज़ामिया के तमाम अफसरान ने जो है वो यहाँ साइलिन के मसाइल सुने हैं। यहाँ हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ किस लिए तशरीफ़ लाए हैं। बताइएगा, आप किस लिए आए हैं? सर, मैं अपने इलेक्ट्रिकल व्हीलचेयर के लिए आया हूँ। मुझे आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है, तो डीसी साहब के पास गया था मैं, नहीं मुलाकात हो सकी। अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइव हो गई हुई है, तो डीसी साहब ने इस चीज़ की यकीन दहानी करा दी हुई है कि आपको व्हीलचेयर मिल जाएगी। जी, व्हीलचेयर के अलावा आप किस लिए यहाँ आए हैं? मैं स्टाम्प फरोश का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ था। मैं बेरोज़गार हूँ, डिसेबल में कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा, उसके लिए भी मैं एप्लीकेशन मैंने दी हुई है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई है उसकी। जी, ये स्पेशल पर्सन है रियासत पाकिस्तान के और यहाँ ये आज खिदमत खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ मोहल साहब के पास तशरीफ़ लाए हैं और हमने ये तमाम जो है सूरत हाल देखी भी है, लेकिन हम डिप्टी कमिश्नर कसूर से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इन्हें क्या अकोमोडेट किया है। सर, बताइएगा। ये बड़ा प्यारा बच्चा है जी। ये मुझे पहले तो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक जो है वो सबको तंदरुस्ती दे। मैं समझता हूँ कि जो भी बंदा बीमार होता है, कोई डिसेबल होता है, बेसिकली उसका इम्तहान नहीं होता बल्कि उन लोगों का इम्तहान होता है जो अल्लाह ताला की सारी नेमतों को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस बच्चे ने व्हील चेयर का कहा है, वो व्हील चेयर जो है वो इसको देना हमारा फ़र्ज़ है। यहीं पे हमारे दोस्त हैं, इधर ही खड़े हैं, तो उन्होंने अभी कहा है कि हम इसको इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर जो है वो दे देते हैं। बाकी स्टाम्प फरोशी के लाइसेंस का इन्होंने कहा है, उसकी कोई रिपोर्टर पार्टी हो जाती है, इसी साहब को मैं भी कह देता हूँ, तो वो भी इसको दे देते हैं ताकि ये बारोज़गार हो जाए और इज़्ज़त से अपनी रोज़ी जो है वो कमा सके। जी, यहाँ पर मैं वो इकबाल की उस दुआ का मिसरा कहना चाहूँगा कि हो मेरा काम दर्दमंदों की, गरीबों की हिमायत करना। तो डिप्टी कमिश्नर कसूर जो है उन्होंने इस शहरी को, स्पेशल पर्सन को जो है वो मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट करने के साथ यहाँ आने वाले तमाम साइलिन के मसाइल को सुनने के साथ मौका पर उनके हल के हवाले से अहकाम। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत समूह की सूरत हाल पर इजलास किया गया।
जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका महकमों को स्मोक की रोकथाम के लिए कोशिशें तेज़ करने का हुक्म दिया। इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा कि हमें आवाम को स्मोक से बचाने के लिए गुज़श्ता बरस की निस्बत सूरत हाल बेहतर है, मज़ीद काम की ज़रूरत है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को सिविल सोसाइटी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की हिदायत कर दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल का कहना था कि सिविल सोसाइटी की तजावीज़ स्मोक की रोकथाम के इक़दामात में मददगार साबित होंगी। इजलास में तमाम सरकारी गाड़ियों के इंस्पेक्शन का भी फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। अक्टूबर में सूबा में सूबाई माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले 1058 इंडस्ट्रियल यूनिट सील, 696 मुकदमात दर्ज। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील शारीमार के इलाके मोमिनपुरा, सुल्तान महमूद रोड, दरबार बूदे शाह, महमूद बूटी, रशीदपुरा, रिंग रोड, टर्की रोड पर भी चेकिंग की गई। 18 इंडस्ट्रियल यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई। 3 यूनिट्स को सील जबकि 1 इंडस्ट्रियल यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया गया। 3 यूनिट्स के मालिकान को जुर्माने भी आयद किए गए। 1,50,000 रुपये के जुर्माने भी आयद किए गए। MS शौकत स्टील रिवॉल्विंग मिल्स को 1 लाख रुपये का जुर्माना आयद किया गया। MS मलिक रबड़ शीट फैक्ट्री को 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। MS नासिर स्टेट री रोलिंग मिल को के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया गया। खानका डोगरा पुलिस ने चंद दिन बाद ही मासूम बच्चे 10 साला जैन के कातिल को गिरफ्तार कर लिया। सफाक मुलजिम का DNA टेस्ट करवाया गया। चौधरी तौसीफ अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कातिल को मीडिया के सामने पेश कर दिया। मजीद जानते हैं माहर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में चंद दिन पहले नवाही गांव मांगट में 10 साला जैन की नाश करीबी खेतों से मिली थी, जिसे मुबैना बदफेली के बाद गले में रस्सी डालकर कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश की तो इसी गांव के रहायशी सनाउल्लाह इंसारी को मशकूक जानकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम ने इकरार जुर्म करते हुए बताया कि जैन को घर में अकेला देखकर इसे मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। जैन ने अपने घर जाकर शिकायत लगाने की बात की तो मैंने इसे बदनामी के डर से जैन के गले में रस्सी डालकर इसे मार दिया और नाश खेतों में फेंक दी। मुलजिम पकड़े जाने से पहले पुलिस के साथ मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर कातिल को ढूंढता भी रहा है। DSP सफदराबाद चौधरी तौसीफ अहमद खान ने SHO अनवर सियाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसे पुलिस की बड़ी कामयाबी करार दिया है। इनका कहना था कि इस मुजरिम को इसके न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।